विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे जैव विकास। जैव विकास क्या है, इसके संबंध में जो है हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है हमारा 12th बायोलॉजी और 12th एजी वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। 12 एजी में भी है ये टॉपिक और 12 बायोलॉजी वर्ग में भी ये टॉपिक है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि जैव विकास क्या है, जैव विकास की डिफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैव विकास क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैव विकास मतलब जीवों का विकास। तो परिभाषा इसकी होती है निम्नतम या सूक्ष्म जीवों में क्रमागत विकास के फलस्वरूप उच्च वर्ग के जीवों का विकास ही जैव विकास कहलाता है। निम्नतम या सूक्ष्म जीवों कह सकते हैं। निम्नतम या सूक्ष्म जीवों में क्रमागत विकास के फलस्वरूप उच्च वर्ग के जीवों का विकास ही जैव विकास कहलाता है। जैव विकास के संबंध में जो सिद्धांत हैं वो 3 सिद्धांत दिए गए हैं। तो जैव विकास के जो सिद्धांत हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से 3 सिद्धांत हैं। जैव विकास के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा लैमार्कवाद। लैमार्किज्म थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि जैव विकास के कितने टोटल सिद्धांत हैं तो मोस्टली 3 सिद्धांत हैं, जिसमें से अगर ये पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन है तो जैव विकास का जो सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है वो हमारा लैमार्कवाद है। इसका नाम लैमार्कवाद क्यों पड़ा? इसका नाम लैमार्कवाद एक वैज्ञानिक थे लैमार्क, जिनके नाम से लैमार्कवाद इसका जो है इस थ्योरी का नाम पड़ा। तो लैमार्क का जो पूरा नाम है वो हम पहले जान लेते हैं। लैमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ये लैमार्क का पूरा नाम है, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इन्होंने अपने कथन, अपने सिद्धांत, जो इनकी बुक थी उस बुक में, अपनी किताब में अपने कथन को प्रकाशित किया। इनकी किताब का नाम, जो इनकी पुस्तक है उसका नाम कंपटीशन में भी पूछा जाता है और एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, बोर्ड परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। लैमार्क की पुस्तक का नाम तो वो है फिलॉसफी जूलॉजिक। फिलॉसफी जूलॉजिक ये लैमार्क की पुस्तक का नाम है। अब हम देखते हैं कि जो लैमार्क हैं, लैमार्क के कौन कौन से तथ्य हैं जो जैव विकास को परिभाषित करते हैं और जैव विकास के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि लैमार्क ने जो तथ्य दिए हैं जैव विकास के संबंध में वो कितने तथ्य दिए हैं और प्रत्येक तथ्य का क्या मतलब है। जैव विकास के संबंध में लैमार्क के द्वारा 4 तथ्य दिए गए थे। फर्स्ट है
वातावरण का सीधा प्रभाव। सारे टॉपिक्स लिख लेते हैं, सारे तथ्य इनके, इसके बाद पर्टिकुलर चर्चा करते हैं। पहला है तथ्य वातावरण का सीधा प्रभाव, मतलब एटमॉस्फेयर का सीधा प्रभाव जीवधारी के जैव विकास में पड़ता है, दूसरा है अंगों में वृद्धि की प्रवृत्ति। ये दूसरा तथ्य है, अंगों में वृद्धि की प्रवृत्ति। और थर्ड इनका है तथ्य अंगों का कम व अधिक उपयोग। तीसरा तथ्य है इनका अंगों का कम व अधिक उपयोग। और चौथा तथ्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इस प्रकार से लामार्क ने जैव विकास के संबंध में अपने 4 तथ्य दिए हैं। सबसे पहला वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों में वृद्धि की प्रवृत्ति, तीसरा है अंगों का कम व अधिक उपयोग, चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब हम पर्टिकुलर एक एक तथ्य पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो ये तथ्य है इससे इसका क्या अभिप्राय है और जैव विकास में इसका क्या संबंध होता है। तो फर्स्ट है हमारा वातावरण का सीधा प्रभाव। एटमॉस्फेयर का लामार्क ने बताया कि जितने भी जीवधारी होते हैं उनके विकास में, उनके शारीरिक विकास में वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण का सीधा प्रभाव का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जीवधारी रह रहा है और उसका एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया जाए, यहाँ से उसको जो है किसी ठंडे प्रदेश में ले जाया जाए, तो उसकी जो शारीरिक एनाटॉमी होती है, जो शारीरिक आकारिकी होती है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। उसकी त्वचा का रंग बदल सकता है, उसकी हाइट में कुछ प्रभाव हो सकता है, चेंजिंग हो सकती है। इस प्रकार से इन्होंने वातावरणीय कारकों को जैव विकास, जीवों के विकास, उनके शारीरिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। दूसरा इन्होंने बताया अंगों में वृद्धि की प्रवृत्ति। ये जो इनका कथन है इसके माध्यम से हम ये जानेंगे, इन्होंने कहा कि जो अंग होते हैं हमारे शरीर में, जितने भी अंग होते हैं बॉडीज में, जंतुओं की शरीर में जितने भी अंग होते हैं, अकॉर्डिंग टू लामार्किज्म इन्होंने बताया कि हमारे शरीर के जो भी अंग हैं, जैसे मान लीजिए हमारे 2 हाथ हैं, एक हाथ में 5 उंगली हैं, दूसरे हाथ में 5 उंगली हैं, तो इन्होंने कहा कि अंगों में वृद्धि की प्रवृत्ति, जीवधारियों के जो अंग होते हैं उनमें वृद्धि सामान्य रूप से होती है। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एक हाथ है, एक हाथ जितना बड़ा है उतने बड़ा दूसरा हाथ होता है, एक कान जितना बड़ा है उतने बड़ा दूसरा कान होता है, एक आँख जितनी बड़ी है उतनी बड़ी दूसरी आँख होती है। ये नहीं होता कि एक कान इतना बड़ा हो दूसरा कान इतना बड़ा हो, ये नहीं होता। अंगों में वृद्धि समान रूप से होती है और वृद्धि की जो प्रवृत्ति होती है, जो ग्रोथ टेंडेंसी होती है, वो ऑर्गन्स में पाई जाती है। अगला इनका जो तथ्य है उसके माध्यम से हम क्या जानेंगे, इनका अगला तथ्य कह रहा है अंगों का कम व अधिक उपयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। लामार्क ने कहा कि अगर कोई अंग है जिसका उपयोग हम कम करें तो वो धीरे धीरे अल्प विकसित होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जो एक अवशेषी अंग के रूप में मात्र रह जाता है। और अगर अधिक उपयोग करें, जिस अंग का हम अधिक उपयोग करेंगे वो जो है अधिक मजबूत, सशक्त हो जाता है और अधिक विकसित हो जाता है। जैसे हम अगर आप बात करें, एग्जाम्पल देख लें अपने पास, हम जिस
हाथ का यूज ज़्यादा करते हैं, जैसे हम दाहिने हाथ का यूज ज़्यादा करते हैं, तो हमको लगता है, खुद फील होता है कि इस हाथ से हम कुछ बाएं हाथ की तुलना में ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं। अगर हम बायां हाथ यूज करते हैं ज़्यादा, तो हमको खुद फील होता है कि हम जो है बाएं हाथ से दाएं हाथ की तुलना में ज़्यादा वज़न या ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तो ये होता है अधिक उपयोग के कारण। जैसे हम अगर पंजे की बात करें, तो अगर हम मुट्ठी बंद करें, तो मुट्ठी बंद करने पर हमारी जो उंगलियां होती हैं, सबसे ज़्यादा ताकत अगर हमको मुट्ठी खोलनी हो तो इस वाली उंगली में लगेगी, और इससे कम ताकत जो है, सबसे कम ताकत हमारी सबसे छोटी उंगली में लगेगी, क्योंकि इसका यूज कम होता है और इसका यूज ज़्यादा होता है। इसलिए जो है ये ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस तथ्य के माध्यम से हमने देखा कि हमारी बॉडी में जितने भी अंग होते हैं वो जिस तरीके से यूज में आते हैं उसी तरीके से वो अपना विकास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनका टॉपिक उपार्जित लक्षणों की वंशागति। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकांश परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि लैमार्कवाद के जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति तथ्य है, इससे क्या अभिप्राय है और इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चंस जो है आमतौर से परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं और इस पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है उपार्जित लक्षण, और एक चीज़ लिखा है वंशागति। उपार्जित लक्षण पहले हम जानेंगे होते क्या हैं। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक उपार्जित और दूसरे आनुवांशिक। आनुवांशिक लक्षण हमको माता पिता से मिलते हैं। उपार्जित लक्षण हम जन्म के बाद समाज से सीखते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि जन्म के बाद जो लक्षण हम गेन करते हैं, जो लक्षण विकसित होते हैं, वो जो है समाज से सीखे गए जो लक्षण होते हैं वो उपार्जित लक्षण कहे जाते हैं, बाद में अर्जित किए जाने वाले लक्षण। तो लैमार्क ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, उसके माध्यम से उपार्जित लक्षणों की व्याख्या भी की थी। इसके पहले हम अभी एक तथ्य पढ़े हैं, अंगों का कम उपयोग और अधिक उपयोग के बारे में। थोड़ा सा इसमें जो है कुछ डिटेल्स एग्जाम्पल देने के लिए छूट गया, उसको हम देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। इसमें जो है अंगों का कम उपयोग और अधिक उपयोग के बारे में हमने अभी बताया था कि अधिक अगर उपयोग करते हैं तो अधिक विकसित होता है, कम उपयोग करते हैं तो कम विकसित होता है। इसके लिए इन्होंने सांप का एग्जाम्पल दिया था। इन्होंने कहा कि बहुत पहले जो है सांपों में टांगें हुआ करती थी, और वो जो है जब चलते थे तो सरक सरक कर चलते थे, तो जब टहनियों में झाड़ियों में होकर के सांप गुजरता था तो उसकी जो टांगें होती थी वो अवरोध उत्पन्न करती थी चलने में। तो सांप ने क्या किया, जो है टांगों का इस्तेमाल कम करके सरक सरक करके चलने लगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि सर्पों में टांगें विलुप्त हो गई और आज भी टांगें नहीं होती हैं। अगले स्टेप पे हम पहुंचते हैं अब उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है जिराफ का। तो जिराफ के एग्जाम्पल में इन्होंने कैसे इसको जो है सर्टिफाई किया, उपार्जित लक्षणों की वंशागति चलती है। लैमार्क ने कहा, इन्होंने कहा कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति चलती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई जीवधारी बाद में लक्षण अर्जित करता है तो उसकी वंशागत चलने लगती है। तो ऐसा इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दे करके इन्होंने अपने कथन की पुष्टि की है। हालांकि इसकी बहुत ही आलोचनाएं हुई हैं और एट लास्ट इस तथ्य से सहमति साइंटिस्ट ने नहीं दर्ज की और इसको खारिज ही कर दिया गया। जिराफ का एग्जाम्पल दे करके इन्होंने बताया कि जो जिराफ होता है, इन्होंने देखा कि अफ्रीका में अचानक एक ऐसा परिवर्तन हुआ एटमॉस्फेयर में परिवर्तन हो जाने से जो वहाँ की वनस्पति थी चरने योग्य, जो जिराफ चरते थे, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो इन्होंने देखा कि जो जिराफ थे वो जो छोटी वनस्पति थी, तो छोटे वाले जिराफ तो आराम से खा सकते थे, लेकिन जब नीचे की वनस्पति ही समाप्त हो गई तो जो बड़ी वनस्पति थी उसको खाने के लिए
जो छोटे जिराफ थे उनको समस्या होने लगी। तो जो छोटे वाले जिराफ थे वो बड़ी वाली वनस्पति को खाने के लिए कुछ जो है उचकने का प्रयास करते थे, छलांग लगाते थे ऊंचे, और उचक करके ऊंचे की वनस्पति को खाना स्टार्ट कर दिए। तो जब इन्होंने देखा कि जो जिराफ थे उचक करके खाने लगे जब वनस्पति को, तो उनकी गर्दन में और अगली टांगों में खिंचाव उत्पन्न हुआ, जिससे उनकी मांसपेशियों में अधिक विकास हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जिराफ थे वो अगले पैरों का और गर्दन का यूज ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए इनकी मांसपेशियों में अधिक विकास हो गया। इससे पहले वाला तथ्य जो बता रहा था कि अधिक उपयोग के कारण। तो जब अगली टांगों से छलांग लगाते थे, उचकते थे, और गर्दन की जो मांसपेशियाँ थीं उनमें खिंचाव उत्पन्न हुआ, तो इस प्रकार से उनकी गर्दन की लंबाई और अगली टांगों की लंबाई में अचानक वृद्धि हो गई। उस वृद्धि के फलस्वरूप जब उनसे नए जिराफ उत्पन्न हुए, तो अकॉर्डिंग टू लाइमार्क, इनके अनुसार जितने भी जिराफ हुए वो सब लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाले ही होते गए। इस प्रकार से जो जिराफ थे, जिराफों में इन्होंने बताया कि बाद में जो विकसित हुआ लक्षण वनस्पति के नष्ट हो जाने के कारण, जब उनमें उनकी गर्दन में और पैरों की लंबाई में वृद्धि हुई, वही उपार्जित लक्षण आगे वंशागत होता गया। इस प्रकार से इन्होंने अपने कथन की पुष्टि की, लेकिन इनकी आलोचना भी हुई, इस कथन की आलोचना हुई। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो लाइमार्क का तथ्य है, इसकी जो आलोचना हुई वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो एक वैज्ञानिक थे वीज़मैन, इनके द्वारा लाइमार्कवाद की आलोचना की गई। इनके द्वारा जो है ये जो तथ्य है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसकी आलोचना की गई। वीज़मैन ने बताया कि लाइमार्क का जो ये तथ्य है ये सही नहीं है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो ही नहीं सकती है। कई इन्होंने एग्जाम्पल पेश किए। इन्होंने कहा कि अगर उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती तो बाद में अर्जित किए गए लक्षण वंशागत हो जाते। जैसे पहलवान का लड़का पहलवान नहीं होता है, अगर कोई पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाता है तो बाद में अर्जित किया गया लक्षण है, डॉक्टर बाद में बना है, जन्म से कोई डॉक्टर नहीं होकर के आता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर के सभी बच्चे डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर के सभी बच्चे इंजीनियर हो जाएं। अगर ऐसा होता, इनका कथन अगर चलता, तो डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर होते, टीचर के बच्चे टीचर होते, और पहलवान के बच्चे पहलवान हो जाते। एक चीज़ और, हमारे भारत में सदियों से स्त्रियों में नाक कान छेदने की प्रथा चलती आ रही है, फिर भी हम देखते हैं कि जन्म के बाद जो बच्चे होते हैं उनमें नाक कान छिदे नहीं होते हैं। वो जो है बाद में ही उनमें नाक कान छेदने की प्रथा होती है। लेकिन इस तथ्य की अगर बात की जाए तो इस तथ्य के आधार पर सभी बच्चों में जो तुरंत जस्ट जो है जन्म के बाद उनकी नाक कान छिदी होनी चाहिए। इस प्रकार से कई बिंदुओं को लेकर के इस तथ्य की, इस कथन की जो है आलोचना की गई, और एट लास्ट जो है इससे सहमति दर्ज नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला, इसका जो सिद्धांत है जैव विकास का, वो है हमारा डार्विनवाद, डार्विनिज्म थ्योरी, जिसे हम जानते हैं डार्विनिज्म थ्योरी के नाम से जानते हैं। डार्विन थ्योरी को हम प्रकृति का वर्णवाद या प्रकृति का चयनवाद के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स।